विषय निर्माण की विधियाँ, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। विषयों का सही क्रमबद्ध उचित व्यवस्थापन क्रम विषय निर्माण की विधियों द्वारा ही प्रदान किया जाता है। पुस्तकालय विज्ञान में जो विभिन्न विषय हैं उनका सही एवं उचित जो क्रम वाइज आपका व्यवस्थापन है वो विषय निर्माण की जो विधियां हैं उनके द्वारा ही उन विषयों को क्रम क्या है प्रदान किया जाता है। बिना विषय निर्माण की विधियों के इन विषयों को क्रम जो प्रदान करना नामुमकिन है, इसलिए इन विधियों का प्रयोग किया जाता है। विषय निर्माण निरंतर है। विषय निर्माण क्या है? निरंतर है। आपको ज्ञान की जो विशेषताएं बताई थी उनमें बताया था कि निरंतर है। इसी प्रकार जो आपका विषय निर्माण विषय बनाया जाता है वो भी आपका निरंतर है, लगातार जारी रहता है। इनका निर्माण विभिन्न विषय निर्माण की विधियों से होता है। करीब टोटल जो विषय निर्माण की 12 विधियों का प्रयोग वर्तमान में किया जाता है। कितनी? 12 विधियों का प्रयोग वर्तमान में विषय निर्माण की किया जाता है। इन 12 विधियों की शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा इन विषय निर्माण की विधियों की शुरुआत की गई थी 1950 में, और इनके द्वारा 1950 में 4 प्रकार की विधियों के साथ शुरुआत की गई थी। यानी सर्वप्रथम डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा 1950 में 4 प्रकार की आपकी विषय निर्माण की विधियां बताई थी। वर्तमान में टोटल अभी जो उपयोग हो रही है वो आपकी टोटल 12 विधियां उपयोग हो रही है, जो आपके 3 प्रकार के विषय है उनके अंतर्गत बांटी गई हैं। 3 प्रकार के विषय कौन कौन से हैं? तो साधारण विषय आपके, सबसे पहले साधारण विषय की बात करें तो बेसिक सब्जेक्ट आपका। इसके अलावा जो मिश्रित विषय है कंपाउंड सब्जेक्ट, और जटिल विषय है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। ये 3 प्रकार के विषय है। इनमें ही जो ये विषय निर्माण की विधियां विभाजित की गई है इन विषयों के अनुसार। विषय जगत की संरचना को हम 3 भागों में बांटा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भाई विषय जगत की संरचना के कितने भाग है? तो आपका आंसर होगा भाई विषय जगत की संरचना के 3 भाग है। इस प्रकार के क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। विषय जगत की संरचना के टोटल 3 भाग है। कौन कौन सी आपके? द्विविभाजन है, 10 विभाजन है और आपका बहुविभाजन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें आपके द्विविभाजन की। द्विविभाजन में विषय जगत को 2 भागों में बांटा जाता है। नाम से ही पता चल रहा है अभी द्विविभाजन, यानी कि 2 भागों में विभाजन। 2 भागों में विभाजन, तो इसमें 2 भागों में विभाजन पुनः फिर 2 भागों में बांटा जाता है। इन 2 भागों को फिर से क्या है 2 भागों में बांटा जाएगा। इसी प्रकार निरंतर क्रम जारी रहता है। यानी कि सर्वप्रथम बात करें इसमें तो 2 भागों में बांटा जाएगा। इन 2 भागों को फिर से 2 भागों में, और इसी प्रकार जो इसका लगातार क्रम है इन भागों का वो लगातार 2-2 भागों में विषय निर्माण की इस द्विविभाजन में बांटा जाएगा। इसे ही द्विधारीय या बाइनरी क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। द्विधारीय या बाइनरी क्लासिफिकेशन के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपका क्या होगा? द्विविभाजन को। या फिर आ सकता है द्विविभाजन का अन्य दूसरा नाम क्या है? तो क्या होगा भाई? द्विधारीय, द्विआधारीय या बाइनरी क्लासिफिकेशन। ये आता है भी, इंग्लिश वाला शब्द आएगा उसमें बाइनरी आएगा आपका, बाइनरी क्लासिफिकेशन। ये तो बहुत कम देखने को मिलेगा आपको द्विधारीय। इसमें आपको बाइनरी क्लासिफिकेशन मिलेगा कि जो द्विविभाजन है वो दूसरे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में आपके बाइनरी क्लासिफिकेशन होगा, तो राइट आंसर भी आपका क्या होगा? बाइनरी क्लासिफिकेशन। आगे हम बात करें तो आगे आपका है 10 विभाजन। क्या है? आगे है आपका 10 विभाजन। 10 विभाजन में हम विषय जगत को 10 भागों में बांटते हैं। द्विविभाजन में 2 भागों में और 10 विभाजन में
10 भागों में बांटेंगे, पुनः फिर इसे 10 भागों में बांटा जाएगा। यानी इसी प्रकार ये लगातार 10-10 भागों में जो आपके क्रम है वो लगातार जारी रहेंगे। सबसे पहले 10 भागों में, उसके बाद फिर से 10 भागों में और फिर 10 भागों में। इस प्रकार इस 10 विभाजन में लगातार 10-10 भागों में आगे विभाजन होता रहेगा। इसी प्रकार यह क्रम लगातार क्या रहेगा, जारी। डीडीसी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन और यूडीसी पत्ती में इस प्रकार के उदाहरण मिल सकते हैं। डीडीसी और यूडीसी पत्ती 10 विभाजन के उदाहरण है भाई। डीडीसी और यूडीसी, डीडीसी की बात करें तो मेलविल डेवी द्वारा 1876 में इस डीडीसी पत्ती का निर्माण किया था। किसके द्वारा, तो मेलविल डेवी द्वारा डीडीसी पत्ती का निर्माण 1876 में किया गया था। इसके अलावा यूडीसी पत्ती, यूडीसी की बात करें तो 1905 में इसका पहला संस्करण प्रकाशित किया गया था। विकास आ जाए यूडीसी का तो 1895 में यूडीसी पत्ती का विकास किया गया था। कब, 1800 विकास आ जाए तो क्या होगा भाई, 1895 में 1895 में यूडीसी पत्ती यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन पद्धति का विकास किया गया था, निर्माण किया गया था। जबकि इसका पहला संस्करण जो प्रकाशित हुआ था वो आपका 1905 में 2 व्यक्तियों द्वारा इस पद्धति का निर्माण है वो किया गया था, पॉल ओटलेट और हेनरी लो फोंटेन द्वारा। किसके द्वारा, 2 व्यक्ति थे। पहला व्यक्ति था आपका पॉल ओटलेट और हेनरी लो फोंटेन। दूसरा कौन था, दूसरा था आपका हेनरी लो फोंटेन। ये दोनों व्यक्ति थे जिनके द्वारा इस यूडीसी पत्ती का निर्माण है वो किया गया था 1895 में। पहला संस्करण 1905 में। आगे बात करते हैं हम तीसरा जो इसकी संरचना का भाग है। तीसरा है आपका बहुविभाजन। क्या है आपका, बहुविभाजन। इस विषय संरचना में हम विषय जगत को अनेक भागों में बांटा जाता है। नाम से पता चल रहा है भाई, बहुविभाजन यानी अनेक भागों में इसमें बांटा जाता है। विषय संरचना में हम विषय जगत को अनेक भागों में बहुत सारे विभाजन इसके किए जाते हैं। कोलन क्लासिफिकेशन में इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं। कोलन क्लासिफिकेशन इसका उदाहरण है भी कोलन सीसी, जिसका निर्माण 1933 में और ये किया गया था आपका किसके द्वारा, सीसी की बात करें 1933 में निर्माण किया गया था सर्वप्रथम डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा। पहला संस्करण पूछ ले तो 1933 होगा। टोटल 7 संस्करण थे इसके। अंतिम संस्करण था 1987 में 7वां, जो इसके 3 शिष्य थे उनके द्वारा डॉक्टर SR रंगनाथन की मृत्यु के पश्चात इस सीसी के 7वें संस्करण का प्रकाशन किया गया था। तो इस प्रकार हमारी जो विषय निर्माण की संरचना थी, जिसे 3 भागों में मुख्यतः बांटा जाता है, द्विविभाजन, 10 विभाजन और आपका बहुविभाजन। 10 विभाजन के उदाहरण आपको पूछ ले तो डीडीसी और क्या होगा, यूडीसी। डीडीसी और यूडीसी 10 विभाजन के क्या होंगे भी, उदाहरण होंगे। जबकि सीसी आ जाए तो आपका कौन सा होगा, बहुविभाजन, पॉलीकोटोमी। डेकाकोटोमी है ये, और ये क्या है, पॉलीकोटोमी। आगे हम बात कर लेते हैं विषय 3 प्रकार के हैं। ये क्वेश्चन भी आ जाता है भाई, विषय के प्रकार कौन कौन से हैं, या फिर ऑप्शन में आपके तीनों प्रकार दे दिए जाएंगे और इनमें से पूछा जाएगा कि इनमें से विषय के प्रकार है। तो ये तीनों ही है भाई, 3 प्रकार है विषय के आपके सब्जेक्ट्स के। कौन कौन से है, तो सबसे पहले आपका साधारण विषय है। साधारण विषय की बात करें तो आपका बेसिक सब्जेक्ट कहा जाता है ये। यौगिक विषय यानी कि कंपाउंड, और जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स विषय। तो 3 प्रकार के विषय है, इनकी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करें साधारण विषय की। जिन विषयों में केवल मूलभूत विषय ही हो, जिनमें केवल मूल विषय हो, जिनमें केवल और केवल क्या हो, मूल विषय हो, या जो फिर मूल विषय से संबंधित हो, ऐसे आपके क्या कहलाएंगे, साधारण विषय कहलाएंगे। कौन से कहलाएंगे, साधारण विषय।
उदाहरण के लिए मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या है? मूलभूत विषय है। इसका ये क्या है? साधारण विषय आपका। तो उदाहरण में भी साथ में दिया गया है मनोविज्ञान। क्वेश्चन में उदाहरण भी दिए जाएंगे कि मनोविज्ञान किस विषय के अंतर्गत सम्मिलित है, तो मनोविज्ञान आपका साधारण विषय के अंतर्गत होगा। आगे जो नंबर 2 विषय आपका वो है आपका यौगिक विषय, या जिसे कंपाउंड सब्जेक्ट भी कहा जाता है। यौगिक नाम से ही पता चल रहा है भी एक विषय इसमें नहीं होगा। जिन विषयों में मूलभूत विषयों के साथ एक या एक से अधिक एकल विचार हो, यानी कि सबसे पहले क्या उसमें मूलभूत विषय हो, प्लस क्या हो, एक या एक से अधिक एकल विचार भी उसके साथ हो, एकल विचार हो साथ में, और साथ में क्या हो, मूलभूत विषय हो। ऐसे विषय आपके कंपाउंड सब्जेक्ट यानी कि यौगिक विषय कहलाते हैं। केवल मूलभूत विषय वाले आपके साधारण, और मूलभूत विषयों के साथ एक या एक से अधिक आपके एकल विचार हो तो वो आपके यौगिक विषय कहलाएंगे। यौगिक विषय की बात करें उदाहरण की, तो बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, मनोविज्ञान और बाल दो शब्द दो से मिलकर बनाए हुई है। एक मूलभूत विषय हो गया, इसमें मनोविज्ञान क्या है, मूलभूत विषय आपका, और बाल क्या हो गया, एक या एकल विचार हो गया ये। तो बाल मनोविज्ञान आपका यौगिक विषय का उदाहरण दिया गया है। एक तो इसमें क्या हो, मूलभूत विषय हो, साथ में क्या हो, एकल विचार, तो ये आपका यौगिक विषय होगा। अगला आपका तीसरा नंबर क्या है? तीसरा आपका है जटिल विषय, जिसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स, जिन विषयों का निर्माण दो या दो से अधिक विषयों से मिलकर हो अथवा उनके मध्य कोई संबंध हो, जटिल विषय कहलाते हैं। ऐसे विषय जिनका निर्माण दो या दो से अधिक विषयों से मिलकर हो और वो नए विषय का निर्माण करे तो वो आपका क्या कहलाएगा, जटिल विषय कहलाएगा। साधारण विषय में केवल क्या था, मूलभूत विषय था। यौगिक विषय में प्लस में क्या जोड़ दिया भाई, एकल जोड़ दिया, एकल विचार जोड़ दिया इसमें, तो वो आपका कौन सा हो गया, यौगिक विषय। जटिल विषय में आपके दो या दो से क्या है, अधिक विषय है जो निर्माण करेंगे तो वो आपके क्या कहलाएंगे, वो आपका जटिल विषय कहलाएगा, जो दो या दो से अधिक विषय मिलकर जिसका निर्माण करेंगे। जैसे शिक्षा और मनोविज्ञान में अंतर, शिक्षा और मनोविज्ञान में अंतर। तो इस प्रकार ये हमारे जो महत्वपूर्ण 3 विषय थे उनका हमने अध्ययन किया था। इससे पहले हमने जो विषय निर्माण की संरचना थी उनका अध्ययन किया था। आगे हम इसमें बात करें तो रंगनाथन ने ज्ञान जगत का अध्ययन से, रंगनाथन ने, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जो भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक कहलाते हैं, उन्होंने ज्ञान जगत के अध्ययन से वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांतों, नियामक सिद्धांतों, अवधारणाओं, उपसूत्रों और तकनीकों का प्रतिपादन किया था। इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है भी, सामान्य सिद्धांतों, नियामक सिद्धांतों, अवधारणाओं, उपसूत्रों, कैनन्स और तकनीकों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो ये आपके डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन थे। इसके साथ ही इन्होंने यानी कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा ही 5 मूलभूत श्रेणियों का प्रतिपादन किया था। 5 मूलभूत श्रेणियां कौन कौन सी है भी आपकी, PMEST, इनका प्रतिपादन भी किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा। P पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व, M आपका मैटर हो गया पदार्थ, E से आपकी एनर्जी यानी कि ऊर्जा, S से आपका स्पेस यानी कि स्थान, और T से आपका टाइम यानी कि समय। इन 5 मूलभूत श्रेणियों का प्रतिपादन भी किसके द्वारा किया गया, तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा किया गया था। ये 5 मूलभूत श्रेणियाँ भी आपकी, सबसे पहले व्यक्तित्व है पर्सनैलिटी, पदार्थ है आपका मैटर, ये P हो गया आपका, उसके बाद पदार्थ मैटर M, और एनर्जी ऊर्जा आपका E, स्थान यानी कि स्पेस S, और समय यानी कि टाइम T, PMEST हो गई। और इस PMEST का प्रतिपादन, इन 5 मूलभूत श्रेणियों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो डॉक्टर एस.आर.
रंगनाथन द्वारा ही किया गया था। उनके द्वारा ही सामान्य सिद्धांत वर्गीकरण के नियामक सिद्धांत, अवधारणाएं, उपसूत्र यानी कि कैनन्स और तकनीकों का प्रतिपादन किया गया था। सबसे पहले बात करें तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 1950 में अपने एक लेख में 4 प्रकार की विषय निर्माण की विधियों का प्रतिपादन किया था। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बन गया कि विषय निर्माण की विधियों का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। तो आपका आंसर क्या होगा भी, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। उसके बाद आएगा किस वर्ष किया गया, तो सबसे पहले 1950 में किया गया था। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन बनेगा आपका, कितने प्रकार की विधियों का निर्माण किया था, तो 4 प्रकार की विधियों का निर्माण, आगे नाम भी बताए जाएंगे इनके, 4 प्रकार की विधियों का, और किस लेख में यानी कि कौन सी पुस्तक में इन्हें 4 प्रकार की विषय निर्माण की विधियों का प्रतिपादन किस पुस्तक में किया गया था, उस पुस्तक का नाम भी आपको पूछा जाएगा। तो ये आपकी जो पुस्तक है उसकी भी बात करेंगे। इन विधियों का उल्लेख है रंगनाथन की पुस्तक प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये बहुत बार पढ़ा होगा भी आपने, पिछले आपका जो सिलेबस था उसमें भी थी ये प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, किसकी पुस्तक है, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन की। 1937 में इसका प्रकाशन किया गया था। प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में 1937 में इसका जो पहला संस्करण है वो प्रकाशित किया गया था। टोटल इसके 3 संस्करण अब तक प्रकाशित हो चुके हैं आपके प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के, डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित है। सर्वप्रथम आपको बताया है कि जो सबसे पहला जो आपका 1937 में, उसके बाद प्लस इसमें आप 20 वर्ष कर लेना भाई, 1937 और 20 वर्ष 1957 में इसका क्या है, दूसरा संस्करण। इसके बाद इससे आधे यानी प्लस 10 वर्ष कर लेना, तो 1967, 1937, 57 और 67, इन तीनों वर्ष, पहला संस्करण 1937, दूसरा 1957 और तीसरा 1967 में इस प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो पुस्तक है रंगनाथन की, उसका प्रकाशन किया गया था। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं अभी यहाँ पर। इसके बाद जो विधियाँ थी, कौन कौन सी विधियाँ जिनका प्रतिपादन डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 1950 में सर्वप्रथम किया था, 4 प्रकार की आपको बता दिया गया है। नाम सबसे पहले है स्थिल संग्रहण, क्या है सबसे पहले, स्थिल संग्रहण। ये विधियाँ भी आपको याद रखनी है भी, सबसे पहले जिन विधियों का प्रतिपादन किया गया था। दूसरी आपकी स्थिल संग्रहण या लूज असेंबलेज, दूसरी आपकी पटलीकरण यानी कि लेमिनेशन, तीसरी आपकी विच्छेदन डिसेशन और अनाच्छादन डेनुएशन। तो ये 4 प्रकार की विधियों का प्रतिपादन डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने सर्वप्रथम 1950 में प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन नामक पुस्तक में किया था। इनके नाम क्यों याद रखना है भी, क्योंकि क्वेश्चन में दे दे कि सबसे पहले 1950 में प्रतिपादित विषय निर्माण की विधियां कौन कौन सी है, तो इन 4 विधियों में से 3 के नाम आपको मिलेंगे और एक का नहीं मिलेगा। यदि आपको पूछा जाए नहीं किया था तो वही विधि होगी, और किया था तो ये विधियों के नाम याद रखना भी इन 4 के, स्थिल संग्रहण, पटलीकरण, विच्छेदन और अनाच्छादन। इसके बाद रंगनाथन ने 1960 में, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 1960 में 2 अन्य विधियां आसवन एवं विलेन फ्यूजन का प्रतिपादन किया था। यानी कि सबसे पहले 4 विधियों का प्रतिपादन डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा किया गया था, सर्वप्रथम 4, और उसके बाद 1960 में 2 अन्य विधियों का। तो 1960 तक विधियां पूछ ले तो 6 विधियां थी भाई। 1960 तक कितनी विधियों का प्रतिपादन किया गया, तो 6 विधियों का, और किसके द्वारा, तो इन 6 का जो प्रतिपादन है वो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। 2 अन्य विधियां आसवन और विलेन, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है भी 1960 में किन 2 विधियों का प्रतिपादन किया गया, आसवन और विलेन का, किसके द्वारा, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा। इसके बाद भी अन्य जो विधियां हैं उनका भी प्रतिपादन किया था, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो 1973 में DRTC
यानी कि डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर DRTC जो बेंगलोर में स्थित है, उसमें कार्यरत ए नील मेघनन ने इन विधियों को वैज्ञानिक आधार प्रदान कर इनका पुनर्गठन किया था। इन विधियों का पुनर्गठन किसके द्वारा किया गया? सबसे पहला क्वेश्चन आपका बन रहा है अभी, विषय निर्माण की विधियों का पुनर्गठन किसके द्वारा किया गया? तो नील मेघनन द्वारा। कहाँ पर कार्यरत थे ये? तो DRTC में, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर में। किस वर्ष किया गया? तो 1973 में किया गया था। वर्तमान में विषय निर्माण की 12 प्रकार की विधियां हैं। कितने प्रकार की विधियां हैं वर्तमान में? पूछ ले। क्वेश्चन ये आएगा कि वर्तमान में विषय निर्माण की कितनी विधियां हैं? तो टोटल 12 विधियां हैं। और ये जो आपकी 12 विधियां हैं, जो सबसे पहले आपको 3 प्रकार के जो विषय बताए थे आपको, उनके अंतर्गत विभाजित की गई है। तो ये भी आ सकता है कि कौन सी विधि किस विषय के अंतर्गत है सम्मिलित की जाती है। यानी कि 3 आपके जो विषय थे, साधारण विषय, मिश्रित और जटिल विषय, इन तीनों के अंतर्गत इन 12 विधियों का जो विभाजन है वो किया गया है। उसका भी हम अध्ययन नीचे करेंगे। सबसे पहले जो सम्मिलित है आपके सरल विषय। सरल विषय में 3 विधियां दी गई है। इन तीनों के अलावा भी अभी उनका भी हम आपको बताएंगे। सरल विषय यानी कि आपका कौन सा हो गया? सबसे पहले बेसिक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। इन बेसिक सब्जेक्ट में जो विधियां सम्मिलित है, सबसे पहले आपका है विखंडन, विच्छेदन और अनाच्छादन। ये तीनों विधियां आपकी बेसिक विषय, सरल विषय के अंतर्गत सम्मिलित की गई है। यौगिक विषय में आपकी जो पटलीकरण थी, पटलीकरण विधि 1 और 2, ये दोनों यौगिक विषय में है। आपको याद करने में आसानी होगी कि यौगिक विषय में पटलीकरण है भाई, यौगिक विषय में पटलीकरण है। यदि आप जो यौगिक यानी कि मिश्रित विषय और जटिल विषय, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट दोनों की विधियां याद रख लेंगे तो ये जो आपका बेसिक सब्जेक्ट है, सरल विषय है, उसकी अपने आप याद हो जाएगी। तो पटलीकरण फर्स्ट और सेकंड आपके मिश्रित विषय या यौगिक विषय, या फिर बात करें तो कंपाउंड विषय के अंतर्गत आती है। इसके अलावा जटिल विषय की बात करते हैं। जटिल विषय की बात करें तो जटिल विषय के अंतर्गत आपको ये तीनों विधियां देखने को मिलेगी। जटिल विषय यानी कि जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है आपका, जो आपका कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, उसके अंतर्गत स्थिल संग्रहण 1, स्थिल संग्रहण 2 और स्थिल संग्रहण 3, ये तीनों जो विधियां आपकी जटिल विषय है या फिर आपका कॉम्प्लेक्स जो सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तो मिश्रित विषय में आपकी आ गई पटलीकरण और जटिल विषय में स्थिल संग्रहण। पटलीकरण के 2 हैं, 1 और 2, जबकि स्थिल संग्रहण 1, 2 और 3। जो आपकी शेष रह गई विधि वो आपकी किसके अंतर्गत आएगी? तो ये आपकी बेसिक सब्जेक्ट यानी कि सरल विषय के अंतर्गत। कौन कौन सी बची आपकी? एक तो होगी आपकी विलयन, आसवन, संचयन है भी, और ये समूहन। विलयन, आसवन, संचयन और समूहन। इसके अलावा 3 आपकी ऊपर थी, विखंडन, विच्छेदन और अनाच्छादन। ये जो आपकी विधियां हैं ये किसके अंतर्गत है? ये आपकी है 4 ये होगी और 3 वो, 7 जो विधियां हैं वो आपकी बेसिक सब्जेक्ट के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार ये जो हमारी विषय निर्माण की जो 12 विधियां थी, कौन से विषय के अंतर्गत इन विधियों को शामिल किया गया है वो भी दिया गया है। तो ये आप याद रख सकते हैं। सबसे आसानी यही होगी, यौगिक विषय, पटलीकरण और जटिल विषय स्थिल संग्रहण 3 है और पटलीकरण आपके 2 दिए गए हैं। अब ये जो आपकी 12 विधियां हैं, इन 12 विधियों का अध्ययन हम विस्तार से करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे विखंडन, फिशन की। सबसे पहले है विखंडन। तो एक बार आप शेयर कर दें भाई। नमस्कार सभी को, सभी एक बार शेयर कर दें। विखंडन यानी कि फ्यूजन की बात कर रहे हैं। विखंडन से सामान्य तात्पर्य खंडों में विभाजन से, नाम से ही पता चल रहा है, विखंडन यानी कि खंडों में विभाजन। रंगनाथन के अनुसार मूलभूत विषय जब
उप विभागों में विखंडित हो जाएं या खंडों में विभाजित हो जाएं तो इसे विखंडन कहा जाता है। परिभाषा किसके अनुसार दी गई है? भी रंगनाथन के अनुसार। मूलभूत विषय जब उप विभागों में विखंडित हो जाए तो ये विखंडन कहलाएगा, फिजन कहलाएगा आपका। यह विभाजन की आंतरिक प्रक्रिया है। विखंडन क्या है? विभाजन की आंतरिक प्रक्रिया है। विखंडन से विषयों का विस्तार कम होगा, ये याद रखना भाई। विखंडन से विषयों का विस्तार कम होगा और गहनता अधिक होगी। इंपॉर्टेंट लाइन अभी ये आपकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विखंडन से विषयों का विस्तार कम होगा और गहनता क्या होगी? अधिक होगी। विखंडन जो प्रक्रिया है आपकी वो 3 प्रकार की है। विखंडन प्रक्रिया फिजन आपकी कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। परंपरागत विखंडन, निकाय विखंडन और विशिष्ट विखंडन। टोटल 3 प्रकार की आपकी विखंडन यानी कि फिजन प्रक्रिया है। विखंडन प्रक्रिया से एक विषय 2 या 2 से अधिक विषयों में विभाजित होकर नए विषय का निर्माण करते हैं। विखंडन प्रक्रिया से एक विषय 2 या 2 से अधिक विषयों में विभाजित होकर नए विषय का निर्माण करेंगे। यानी कि एक जो विषय है वो आपका 2 या 2 से जो अधिक है, 2 या 2 से अधिक विषयों में विभाजित होकर एक जो नया विषय है, न्यू सब्जेक्ट है, उसका निर्माण करेगा। इस विभाजन से उप विभागों का निर्माण होगा, जिसके आधार पर विखंडन प्रक्रिया 2 प्रकार की है। इस विभाजन से उप विभागों का निर्माण होगा, यानी कि जब विषय विखंडन प्रक्रिया है वो विषय को 2 या 2 से अधिक भागों में बांट देगी और नए विषय का निर्माण करेगी। तो ये जो उप विभाग बनेंगे, इसके नए विषय बनेंगे, इनके आधार पर जो विखंडन प्रक्रिया है वो 2 प्रकार की बताई गई है। सबसे पहली आपकी क्या है? विच्छेदन है। सबसे पहले यहाँ पर 2 प्रकार का आपका विखंडन ही बता दिया है। सबसे पहला आपका विच्छेदन है और अनाच्छादन। विच्छेदन और अनाच्छादन। सबसे पहले विच्छेदन की बात कर लेते हैं। विच्छेदन, डिसेक्शन, प्रोलेगोम्ना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। इस पुस्तक का भी बार बार जिक्र हो रहा है, हर जगह ये पुस्तक आ रही है आपकी, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। आपको बताया इस पुस्तक के बारे में, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया 1937 में प्रथम संस्करण, दूसरा 1957 और तीसरा 1967। तो ये याद रखना भाई। प्रोलेगोम्ना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन नामक पुस्तक में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने विच्छेदन को परिभाषित करते हुए लिखा है, यानी विच्छेदन को भी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा इसी पुस्तक में परिभाषित किया गया है, जिसमें आपके जो विषय निर्माण की 4 विधियों का भी जो वर्णन है, इसमें उल्लेख है, वो दिया गया था 1950 में, जिनका प्रतिपादन किया गया था। रंगनाथन ने विच्छेदन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि जब किसी मूलभूत या एकल विषय के विखंडन से उसी विषय का पंक्तिगत भाग प्राप्त हो तो उसे विच्छेदन कहते हैं। पंक्तिगत भाग यदि उस विखंडन से प्राप्त होगा तो वो आपका क्या कहलाएगा? विच्छेदन कहलाएगा। पंक्तिगत, कर्मागत। अगला आपका है अनाच्छादन, डेनुएशन। अनाच्छादन की बात करेंगे। जे.एच. शेरा ने इसे ज्ञान के नए विषयों की खोज प्रक्रिया कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है भी। किसके द्वारा जो अनाच्छादन विषय निर्माण की विधि है उसे नए विषयों की खोज प्रक्रिया कहा है? तो जे.एच. शेरा के द्वारा कहा गया है। जब एक मूलभूत विषय वर्गों की एक श्रृंखला में विभाजित हो, अर्थात मूलभूत या एकल विषय के विखंडन से उपविभाग प्राप्त हो, तो उसे अनाच्छादन कहते हैं। मूलभूत विषय वर्गों की एक श्रृंखला में विभाजित होगा, यानी कि जो मूलभूत या एकल आपका विषय है, विखंडन से उसके उपविभाग प्राप्त होंगे, तो यही आपका क्या कहलाएगा? अनाच्छादन यानी डेनुएशन कहलाएगा। इससे विषयों का विस्तार कम होता है।
अनाच्छादन से विषयों का विस्तार कम होता है एवं विषयों की गहनता और सूक्ष्मता बढ़ जाती है। इसके कारण जो विषयों की गहनता और सूक्ष्मता है वो बढ़ जाएगी। इससे नए विषयों का निर्माण होता रहता है, नए विषयों का निर्माण होता रहता है। तो ये अपनी जो अनाच्छादन था भाई। आगे बात करें तो आपका पटलीकरण फर्स्ट है। पटलीकरण फर्स्ट ये आ गया भाई, कौन से विषय में था? तो आपका यौगिक विषय में था। पटलीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपके कंपाउंड सब्जेक्ट यौगिक विषय के अंतर्गत सम्मिलित है। पटलीकरण फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। जब दो या दो से अधिक पक्ष मूल पक्ष पर पटलित होते हैं तो इसे पटलीकरण वन कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक पक्ष है वो मूल पक्ष पर पटलित होंगे तो ये आपका पटलीकरण क्या कहलाएगा? वन कहलाएगा। इस विधि से यौगिक विषयों का निर्माण होगा। ये आ गया भी, यौगिक विषयों का निर्माण होगा पटलीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों से। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति यानी कि कोलन क्लासिफिकेशन में पक्ष विश्लेषण तथा आवर्तन और स्तर के द्वारा इस विधि से निर्मित विषयों को दर्शाया जाता है। क्वेश्चन बन सकता है भी आपका सीसी में पक्ष विश्लेषण तथा आवर्तन और स्तर के द्वारा कौन सी विधि से निर्मित विषयों को दर्शाया जाता है? तो ये आपका पटलीकरण फर्स्ट हो गया। यूडीसी सार्वभौमिक वर्गीकरण पद्धति, यूडीसी में कोलन का प्रयोग किया जाता है। पटलीकरण फर्स्ट के लिए क्या किया जाएगा? सार्वभौम पद्धति यूडीसी। यूडीसी का विकास किस वर्ष किया गया था? बात कर लेते हैं हम साथ साथ में। तो यूडीसी का जो विकास है वो आपका 1895 में, विकास पूछ ले तो 1895 में किसके द्वारा? दो वैज्ञानिक थे भी, पॉल ओटलेट और हेनरी लो फोंटेन। पॉल ओटलेट और हेनरी लो फोंटेन के द्वारा विकास 1895 में। पहला संस्करण 1905 में, यहाँ पर कन्फ्यूजन होते हो भी। पहला संस्करण 1905, विकास आपका 1895। कौन सी पत्ती है? यूडीसी। सीसी पत्ती दी गई थी, तो सीसी को सभी को पता है 1933 में किसके द्वारा? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा। 7 संस्करण और अंतिम 1987 1987 में अंतिम संस्करण डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की मृत्यु के पश्चात प्रकाशित किया गया था। इनके 3 शिष्य थे, उनके द्वारा ये जो 7वां संस्करण है सीसी का वो प्रकाशित किया गया था। दशमलव वर्गीकरण पद्धति डीडीसी में इसका कोई प्रावधान नहीं है। यूडीसी में कोलन का प्रयोग और डीडीसी में इसका कोई प्रावधान नहीं है। डीडीसी की बात कर लेते हैं तो 1876 में इस पद्धति का प्रतिपादन किया गया था। किसके द्वारा? तो मेलविल डेवी द्वारा। मेलविल डेवी द्वारा इस पद्धति का क्या है? प्रतिपादन किया गया था 1876 में। प्रथम जो इसका संस्करण था उसमें 42 पक्ष थे आपके, और पहले संस्करण में मेलविल डेवी का नाम नहीं था। दूसरे संस्करण से मेलविल डेवी का नाम का प्रयोग हुआ। आगे जो आपका है पटलीकरण सेकंड है, ये भी आपका क्या है? यौगिक विषय के अंतर्गत आता है। पटलीकरण सेकंड, जब किसी एक पक्ष के दो या दो से अधिक एकल एक दूसरे पर पटलित रहते हैं तो ये विधि आपकी पटलीकरण 2 या फिर क्लब पटलीकरण, दूसरा नाम आ गया भी इसका क्लब पटलीकरण कौन कहलाएगा? तो पटलीकरण वहाँ पर ऑप्शन में फर्स्ट भी होगा आपका और पटलीकरण सेकंड भी होगा। तो पटलीकरण सेकंड आपका राइट आंसर होगा। पटलीकरण जो सेकंड है वो आपका क्लब पटलीकरण भी कहा जाता है। पटलीकरण फर्स्ट में एक पक्ष पर दूसरा पक्ष पटलित रहता है, ये पटलित है भाई, पटलित रहता है। पटलीकरण जो पहला था आपका उसमें एक पक्ष पर दूसरा पक्ष पटलित रहता था, जबकि जो आपका पटलीकरण सेकंड है उसमें एक ही पक्ष का, इसमें तो एक पक्ष से दूसरा पक्ष था और इसमें क्या है? एक ही पक्ष का एकल विचार दूसरे पक्ष पर पटलित रहता है। इसमें एक ही पक्ष है, इसमें दो पक्षों का प्रयोग किया गया है अभी। एक पक्ष दूसरे पक्ष पर पटलित, एक ही पक्ष का एकल विचार दूसरे जो पक्ष या विचार है उस पर पटलित रहेगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा? पटलीकरण सेकंड।
द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति सीसी में इस विधि से निर्मित विषयों को अध्यारोपण विधि के द्वारा दर्शाया जाता है। पटलीकरण सेकंड से निर्मित विषयों को सीसी यानी कि कोलन क्लासिफिकेशन में अध्यारोपण विधि के द्वारा दर्शाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है। इसके लिए हाइफन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हाइफन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है भी अध्यारोपण विधि, याद रखना भी किसका, हाइफन चिन्ह का। अगला है स्थिल संग्रहण 1। स्थिल संग्रहण आपका क्या आ गया, 1 आ गया, जो आपका जटिल विषय के अंतर्गत सम्मिलित है आपके स्थिल संग्रहण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। लूज असेंबलेज। स्थिल संग्रहण पटलीकरण से भिन्न है। स्थिल संग्रहण आपका जो पटलीकरण विधि थी उससे अलग है। जब 2 या 2 से अधिक विषयों का अध्ययन उनके परस्पर संबंधों के रूप में किया जाए तो उसे स्थिल संग्रहण फर्स्ट कहा जाता है। क्या है भाई, पटलीकरण फर्स्ट और सेकंड का अध्ययन कर लिया, स्थिल संग्रहण फर्स्ट है, क्या है, जो पटलीकरण से अलग है, भिन्न है। जब 2 या 2 से अधिक जो विषय है उनका अध्ययन कर उनके परस्पर संबंधों के रूप में उनका अध्ययन किया जाए तो उसे स्थिल संग्रहण फर्स्ट कहा जाता है। वर्गीकरण शब्दावली में इन पारस्परिक संबंधों को अंतर विषयहीन दशा संबंध यानी कि इंट्रा सब्जेक्ट फेस रिलेशन कहा जाता है। वर्गीकरण शब्दावली में ये जो आपका विषयों का अध्ययन है आपका स्थिल संग्रहण फर्स्ट के अंतर्गत, ये आपका इंटर सब्जेक्ट फेस रिलेशन अंतर विषयहीन दशा संबंध कहलाएगा। इसके द्वारा जटिल विषय का निर्माण होता है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के द्वारा ही जटिल विषय का क्या होगा, निर्माण होगा। तो सबसे पहले भैया आप शेयर कर दें इसे, आपके जो लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड और जो आपकी एनवीएस वैकेंसी है केवीएस की भी आने वाली है, तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई। आगे बात करें तो इस विधि में निम्न प्रकार के दशा संबंधों का प्रयोग किया जाता है। फेस रिलेशंस का प्रयोग, दशा संबंध, फेस रिलेशंस कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला जो आपका सामान्य संबंध, जनरल संबंध, सामान्य दशा संबंध भी कह सकते हैं। और आगे जो दूसरा है वो है उन्मुखी संबंध, बेज रिलेशन, उन्मुखी संबंध। नेक्स्ट है तुलनात्मक संबंध, कंपैरिजन रिलेशन। और चौथा है भिन्नात्मक संबंध, डिफरेंस रिलेशन। पांचवा है आपका प्रभावात्मक इन्फ्लुएंस रिलेशन। और छठा जो है आपका उपकरण सूचक संबंध, टूल रिलेशन, जो आपके सीसी के 7वें एडिशन में प्रयोग किया गया था। टूल रिलेशन यानी कि उपकरण सूचक संबंध का प्रयोग कोलन क्लासिफिकेशन के 7वें संस्करण में किया गया था। तो ये 6 प्रकार के दशा संबंध जो आपके बताए गए हैं स्थिल संग्रहण फर्स्ट में बताए गए हैं, लूज असेंबलेज फर्स्ट में आपके 6 प्रकार के दशा संबंधों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है आपका स्थिल संग्रहण 2। यह भी आपका क्या है, जटिल विषय के अंतर्गत आता है। लूज असेंबलेज सेकंड है ये। जब किसी मुख्य वर्ग के एक ही पक्ष के 2 एकलों के बीच परस्पर संबंध दर्शाया जाता है तो इसे स्थिल संग्रहण सेकंड कहा जाता है। मुख्य वर्ग के एक ही पक्ष के 2 एकलों के बीच परस्पर यदि रिलेशन दर्शाया जाएगा तो ये आपका लूज असेंबलेज सेकंड कहलाएगा, स्थिल संग्रहण 2 कहलाएगा ये। वर्गीकरण शब्दावली में से अंतर पक्ष दशा संबंध, इंट्राफेसेट फेस रिलेशन, वर्गीकरण शब्दावली में ये क्या कहलाएगा, तो इंट्राफेसेट फेस रिलेशन, अंतर पक्ष दशा संबंध, कौन सा, स्थिल संग्रहण सेकंड। इस विधि में भी निम्न प्रकार के दशा संबंध है, कौन कौन सी है, तो वही है भी सेम टू सेम वही 6 प्रकार के दशा संबंध। इसमें भी आपके सामान्य संबंध है आपका, उन्मुखी संबंध, तुलनात्मक, भिन्नात्मक, प्रभावात्मक और उपकरण सूचक, जनरल रिलेशन, बायज रिलेशन, कंपैरिजन, डिफरेंस, इन्फ्लुएंस और टूल रिलेशन। टूल रिलेशन सीसी के 7वें एडिशन में प्रयोग किया गया था। तो ये
दशा संबंध स्थिल संग्रहण सेकंड में प्रयोग किए गए हैं आपके। नेक्स्ट है आपका स्थिल संग्रहण थर्ड। जब एक ही पक्ष के पंक्तिबद्ध एकलों के परस्पर संबंध को दर्शाया जाता है तो इसे स्थिल संग्रहण थर्ड कहा जाता है। थर्ड अभी ये सेकंड नहीं है, थर्ड कर लेना यहाँ पर। स्थिल संग्रहण थर्ड, लूज असेंबलेज थर्ड कहलाएगा ये। वर्गीकरण शब्दावली में से अंतर पंक्ति विषय संबंध इंट्रा एरी फेस रिलेशन कहलाएगा। ये नाम भी याद रखना भी इन तीनों के। इंट्रा एरी फेस रिलेशन, अंतर पंक्ति विषय संबंध कौन सा है तो आपका स्थिल संग्रहण थर्ड कहलाएगा। अगली जो विषय निर्माण की विधि है वो आपकी विलयीकरण फ्यूजन क्या है, विलयन भी कहा जाता है इसे, विलयीकरण कह ले, विलयन फ्यूजन। जब दो या दो से अधिक मुख्य विषयों का विलयीकरण एक साथ इस प्रकार से हो जाए कि प्रत्येक अपनी प्रत्यक्षता खो दे। वहाँ पर विभाजन हो रहा था अभी, विलयीकरण में क्या होगा, एक साथ उनका विलय होगा। जब दो या दो से अधिक जो मुख्य विषय है उनका विलय इस प्रकार हो कि वो अपनी जो मूलता है, पृथकता है वो खो दें, तो ये विधि आपकी विलयीकरण विधि, विलयन कहलाएगा, विलयीकरण कहलाएगा। इस विधि से नए विषयों का निर्माण होगा और इस विलयीकरण से क्या है आपके नए विषय का निर्माण होगा। इस विधि के द्वारा नवीन विषयों का व्यवस्थापन संबंधित विषयों के मध्य सहायक क्रम में किया जाना चाहिए। यानी कि इस विधि में जो नए विषयों का निर्माण होगा उनका जो व्यवस्थापन है वो संबंधित विषय के मध्य सहायक क्रम में किया जाना चाहिए। तो ये हमारा विलयीकरण यानी कि फ्यूजन था। आगे जो आसवन है, आसवन और विलयन ये दोनों विधियाँ दी गई थी जिनका जो प्रतिपादन है वो 1960 में डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा किया गया था। 1950 में 4 ही प्रकार की विधियों का प्रतिपादन किया था विषय निर्माण की। 1960 में 2 अन्य विधियाँ थी, आसवन और विलयन। तो आसवन की बात कर लेते हैं। आसवन से आशय किसी मिश्रण के शुद्धिकरण से है, किसी मिश्रण के शुद्धिकरण से। आसवन से क्या आशय है, किसी मिश्रण का शुद्धिकरण। ज्ञान जगत का जब आसवन किया जाए तो इससे प्राप्त नए शुद्ध विषय आश्रित मुख्य विषय कहलाएंगे। जब ज्ञान जगत का आसवन यानी कि मिश्रण का शुद्धिकरण हो गया ज्ञान जगत के, तो इससे प्राप्त जो नए शुद्ध विषय प्राप्त होंगे वो आपके आश्रित मुख्य विषय कहलाएंगे। तो ये आपकी कौन सी विधि थी, आसवन विधि थी। अगली आपकी संचयन विधि। संचयन की बात करें तो इस विधि में दो या दो से अधिक वर्ग मिलकर एक सामान्य मुख्य वर्ग का निर्माण करते हैं। संचयन इसमें भी क्या होगा, दो या दो से अधिक जो वर्ग है वो मिलकर एक सामान्य मुख्य वर्ग का निर्माण करेंगे। जब किसी वर्ग में कई वर्गों का समावेश हो तथा अनिवार्य विशेषताएं सामान्य रूप से हो तो उसे संचयन कहा जाता है। जब किसी वर्ग में कई वर्गों का समावेश हो और उसमें जो अनिवार्य विशेषताएं हैं वो सामान्य रूप से हो तो वो आपका क्या कहलाएगा, संचयन कहा जाएगा। पूर्व में इस विधि को आंशिक समावेश पार्शियल कॉम्प्रेशन के नाम से जाना जाता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, नोट डाउन कर ले। आंशिक समावेश विषय निर्माण की कौन सी विधि को आंशिक समावेश विधि भी कहा जाता है, तो ये आपकी संचयन विधि हो गई। संचयन विधि का दूसरा नाम आंशिक समावेश विधि। नेक्स्ट और जो आपकी अंतिम विधि है 12वीं वो है क्लस्टर समूहन विधि। कौन सी है, क्लस्टर या समूहन विधि। ये आपकी इंपॉर्टेंट है भाई और इससे एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। समूहन की बात करें, जब किसी एक तत्व या प्रक्रिया के अध्ययन विभिन्न विषयों के विद्वान विशेषज्ञ एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो इस विधि को समूहन कहा जाता है। समूहन क्या हो गया, जब किसी एक ही तत्व या प्रक्रिया के अध्ययन में विभिन्न जो विषयों के विद्वान हैं या विशेषज्ञ हैं वो एक साथ मिलकर कार्य करें तो ये क्या कहलाएगी, आपकी समूहन कहलाएगा।
पूर्व में इस विधि को विषयों का पुलिंदा सब्जेक्ट ऑफ बंडल कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, विषयों का पुलिंदा कहा जाता है तो आपका समूहन विधि को, समूहन विधि का दूसरा नाम है विषयों का पुलिंदा सब्जेक्ट ऑफ बंडल। तो ये आपकी दोनों जो अंतिम विधियां थी, एक तो आपकी समूहन हो गई और दूसरी आपकी थी संचयन। संचयन आपकी आंशिक समावेश विधि कहलाती है और जो समूहन है वो आपकी क्या कहलाएगी, विषयों का पुलिंदा सब्जेक्ट ऑफ बंडल। तो इस प्रकार जो हमने आपकी जो 12 विधियां थी, उन विषय निर्माण की टोटल 12 विधियों का अध्ययन हमने आज के जो वीडियो में किया था। तो ये आप जो विषय निर्माण की विधियां हैं उनका जो अध्ययन है वो हमारा पूर्ण होता है, जो आपके राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 3 और जो आपके एनयूएस के एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो एक बार सभी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें भी, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। लाइब्रेरियन की क्लासेज आपकी लगातार इस चैनल पर बिल्कुल फ्री लगाई जाएगी। और यदि आपको इससे संबंधित ये नोट्स आपको चाहिए तो इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।